21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है। मसला सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोटे के अंदर कोटा, ऐसे रिजर्वेशन के अंदर जो लागू करने के आदेश दिए गए हैं उसको लेकर ये पूरा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। तो इसके पीछे आखिर कौन है और आखिर यूपी में इसका क्या असर होगा, और मायावती ने इस बंद को समर्थन क्यों दिया है। मायावती जो कि इस तरह के बंद, भारत बंद की विरोधी रही हैं पहले, उन्होंने आखिर समर्थन क्यों दिया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें आरक्षण का फॉर्मूला लागू नहीं किया गया, ऐसा हाईकोर्ट ने माना और दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। इस पर कैसे भाजपा सरकार, योगी सरकार फंस गई है, घिर गई है और वो क्या रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है, इस पर बात करेंगे। सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, दो जो मुद्दे हमने बताए दोनों के ही केंद्र में है आरक्षण। पहला एससी रिजर्वेशन को लेकर है और दूसरा जो मेरिट में गड़बड़ी और ओबीसी रिजर्वेशन ठीक से लागू ना किया गया, इस तरह के आरोप थे, उसको लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है। पहले बात कर लेते हैं एससी रिजर्वेशन और जो 21 अगस्त को भारत बंद की बात कही जा रही है और सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड हो रहा है 21 अगस्त को भारत बंद। मायावती ने भी इसको समर्थन दे दिया है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो 21 अगस्त का भारत बंद है वो आखिर बुलाया किसने है, कौन लोग हैं इसके पीछे। देखिए, निश्चित तौर पे जब खास तौर से 1 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त को SC ST एक्ट को सब कैटेगराइज करने का और राज्यों का अधिकार दिया, उसके बाद ट्विटर पे पहले चलता है सेव रिजर्वेशन, मतलब आरक्षण बचाओ का एक ट्रेंड करता है। लेकिन उसी समय हरियाणा में एक बैठे सत्यपाल तंवर नाम के शख्स जो भीम सेना चलाते हैं, उन्होंने वो फेसबुक लाइव पे आते हैं। लाइव पे आने के बाद वो एक सीधे 21 अगस्त भारत बंद का ऐलान कर देते हैं। हालांकि वो मामला उस समय तक तूल नहीं पकड़ता है, वो 2-3 दिन है, लेकिन दूसरे दिन से उसमें लगातार ट्विटर पे स्पेस शुरू हो जाती हैं, डिबेट चर्चा शुरू हो जाती है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है, उससे एक बज़्म क्रिएट होने लगता है। लेकिन जैसे ही क्रिएट होता है उसमें फिर कुछ हरियाणा के जो एक्टिविस्ट हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व होने के बाद वो मामला लगातार धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो जाता है और वो लगातार फिर ट्रेंड कर रहा है। आप अगर देखेंगे पिछले 3 दिनों से वो टॉप जो ट्रेंड है उसमें से जो है वो शामिल है 21 अगस्त भारत बंद का ऐलान। लेकिन ये मामला जब खासतौर से हरियाणा के जो सत्यपाल तंवर हैं उनके वहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसके पीछे जो फोर्सेज लगती हैं उसमें तमाम बहुजन संगठन हैं, OBC संगठन है, आरक्षण बचाओ समिति है, वो इसके अलावा बसपा का इन्वॉल्व, बसपा जिस तरह से इन्वॉल्व हुई, फिर चंद्रशेखर की भीम जो आर्मी है वो इन्वॉल्व हुई। उसके बाद से लगातार देखेंगे आप तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं खासतौर से दलित और OBC समुदाय से, वो लगातार इसको लेके माहौल बना रहे हैं और माहौल बनाने का ही नतीजा है कि आप देखिए कि बसपा भी जो है इसके पक्ष में खड़ी हो गई है और ये समर्थन का ऐलान कर दिया है कि हम भारत बंद में शामिल रहेंगे। चंद्रशेखर इसमें मुझे लगता है कि जो बसपा का भारत बंद है इसके पीछे भी आकाश आनंद की एक बड़ी भूमिका रही है। आकाश आनंद ही इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वही हरियाणा में करते हैं और हरियाणा में करके कहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो बताया मैंने कि एक सत्यपाल वो हैं और ये सत्यपाल तंवर वही शख्स है जिसने के खिलाफ 2018 में जो SC ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल को, उसके खिलाफ 10 FIR दर्ज हुई थी। 10 राज्यों में 15 FIR दर्ज हैं उसके खिलाफ और उसने उस समय बुलाया था। उसमें आप देखेंगे 8 से 10 लोगों की मौत हो गई थी, हिंसक आंदोलन हो गया था। फिर उसी शख्स ने इसका सुझाव छोड़ा, लेकिन ये माहौल बहुत गर्म हो चुका है। बिल्कुल, माहौल गर्म है और तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। कितना सफल होगा ये कल देखने को मिलेगा। पर ये जो मायावती का समर्थन है इस तरह की आंदोलनों से, खासतौर पर जब भारत बंद का आह्वान होता है, क्योंकि SC ST एक्ट को लेकर जो बदलाव हो रहे थे उसको लेकर 2018 में जो भारत बंद बुलाया गया था उसका मायावती ने विरोध किया था और अब अचानक से वो इसके समर्थन में आ गई हैं। क्या इसको कैसे देखा जाए पॉलिटिकली, इसको यूपी में जो मायावती सिकुड़ी है, उनकी पार्टी जो सिकुड़ी है, क्या उसके पीछे ये कारण है कि मायावती चाहती हैं कि भाई वो मुखर दिखाई दें आरक्षण के मुद्दे पर, या कुछ और कारण है इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पे जो एक बहुत बड़ा कारण आपने कहा कि बसपा की जो सिक्योरिटी ज़मीन है वो निश्चित तौर पे एक चिंता का सबब है। थोड़ा सा बसपा की एक राजनीति इस तरह की रही है कि वो आंदोलनों का और सड़क पे उतर के कोई धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की राजनीति नहीं करती रही। काशीराम के दौर से भी आप देखेंगे तो कैडर बेस्ड पार्टी रही है। वो कैंप लगाती थी गाँव में, उन कैंपों के जरिए अपने लोगों को जोड़ती थी, उनके अवेयरनेस फैलाती थी, दलित राजनीतिक चेतना की बातें होती थी, उस तरह की बातें वहाँ होती थी और वहाँ से। लेकिन आप देखें कि बसपा मुझे लगता है कि 35 साल के बाद मतलब 35 साल के बाद सड़क की राजनीति है। मंडल कमीशन के आरक्षण के मुद्दे पे उतरी थी,
जहां बोट क्लब पे एक धरना प्रदर्शन, बड़ा रैली हुई थी, उसमें बसपा के लोग शामिल हुए थे और ये विरोध प्रदर्शन के तौर पे था। दूसरा जो है छोटे छोटे ऐसे कुछ मामले हुए जो खासतौर जो है वो मायावती पे टिप्पणी का मामला रहा हो उन पे, लेकिन कोई प्रदेश स्तर तक के अगर आंदोलन और संघर्ष में तो मुझे लगता है कि बसपा पहली बार उतरने जा रही 35 साल के बाद, और बाकायदा इसके लिए मायावती लगातार एक माहौल बना रही हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, आकाश आनंद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारे समाज के द्वारा बुलाई गए जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें बसपा के लोग शामिल होंगे, बसपा के झंडे बैनर दिखेंगे, यानी कि बसपा के लोग कल पहली बहुत अरसे के बाद सड़क पे उतरेंगे, उतर के वो प्रदर्शन करेंगे, वो तहसीलों में जाएंगे और वहाँ से जाके राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे कि जो SC/ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है उसको बदला जाए और उसको जो SC/ST आरक्षण है उसको नवी सूची में डाला जाए। तो मसला है कि ये एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने कहा बसपा का, निश्चित तौर पे बसपा जिस तरह से 2012 के बाद से उसकी सियासी ज़मीन सिकुड़ी है, उसके बाद बसपा पे लगातार सवाल उठ रहे थे। पहला सवाल यही उठ रहा था कि बदली हुई जो राजनीति है उसमें मायावती अपने एसी रूम से निकलती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन सड़क, क्योंकि दूसरी तरफ दिख रहा था चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता हर जगह उपस्थित नजर आते थे, कहीं छोटी सी घटना हो जाए तो वहाँ खड़ी नजर आती थी, लेकिन बसपा नहीं दिखती थी। तो बसपा पे जो इस तरह की इल्ज़ाम लगते थे, मुझे लगता है उस नैरेटिव को मायावती ने तोड़ने की कोशिश की है। चाहे आप देख लीजिए कि हाथरस का कांड रहा हो, वहाँ अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने की बात रही हो, या फिर अब जो खास तौर से ये SC/ST मतलब आरक्षण है इसके जो फैसला आया है उसको लेके जिस तरह से वो भारत बंद के समर्थन में उतरी हैं, और जिस तरह मायावती आप देखिए लगातार जिस दिन से फैसला आया है उस दिन से सोशल मीडिया से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके लगातार कर रही हैं और भारत बंद का समर्थन में, और जिस तरह से उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है उसके बाद बसपा के तमाम नेता सतीश चंद्र मिश्रा से लेके अशोक गौतम और सब आप देखिए रामजी गौतम, अशोक सिद्धार्थ, इस तमाम नेताओं ने लगातार ट्वीट करके माहौल, आकाश आनंद, सब ने एक माहौल बनाना कल से शुरू कर दिया है। तो बसपा ये समझ गई है कि अब की राजनीति में घर बैठे काम नहीं चल सकता है, अगर हमें दोबारा उभरना है तो हमें अपने लोगों के बीच में संदेश देना है, और बसपा इसी सियासी मजबूरी में इस तरह की राजनीति की तरफ वो लौटी है। ये बसपा की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और बड़ा टर्निंग पॉइंट एक जो फैसला हाई कोर्ट का आया 69,000 भर्ती कर लेकर, वो भी यूपी की राजनीति कम से कम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है, और उसको लेकर तमाम सियासत भी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप तो इस भर्ती की गड़बड़ी की बात मान नहीं रहे थे। सरकार के सामने अब रास्ता क्या है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट न जाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी, और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि नई मेरिट लिस्ट जारी करिए, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब इसमें जोखिम एक ये भी बताया जा रहा था कि अगर नई और जो लिस्ट आएगी उसमें जो सवर्ण कैटेगरी के तमाम जो टीचर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, तो उनको भी बताया जा रहा है कि उनको भी समायोजित करने की तैयारी हो रही है। यानी कि जो OBC हैं उस समाज के लोग भी खुश रहें, वो नाराज़ ना रहें, जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं वो बाहर हो गए नाराज़ ना हो जाएं। तो उसकी तो कुल मिलाकर सरकार हर रास्ता देख रही है कि कहीं से भी उसको विरोध ना झेलना पड़ा। हालांकि विपक्ष लगातार इस पूरे मसले को लेकर एग्रेसिव है, क्योंकि 4 साल से मामला चल रहा था। जब से भर्ती हुई थी उसके बाद से लगातार ये मामला चला रहा था, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद अब ये फैसला आया और सरकार को बात माननी पड़ रही है। देखिए निश्चित तौर पे जो खास तौर से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, ये बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई का मामला है। और खास तौर से जब आरक्षण का मामला आ जाता है तो बीजेपी के लिए ऐसे ही आरक्षण बहुत मतलब सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है बीजेपी के लिए, खास तौर से ये एक बड़ी वजह रही है। और ऐसे में जिस चीज़ को लेके अब समस्या ये है कि जो इस भर्ती के खास तौर से अब फैसला हाई कोर्ट के आने के बाद जो भर्तियां रद्द कर दी गई, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा अगर सरकार वाकई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि जो खास तौर से सवर्ण जो शिक्षक भर्ती हुए हैं सवर्ण समुदाय के, उनके ऊपर असर पड़ेगा, और ये कोई 1-2 नहीं, करीब 9 से 10 हज़ार शिक्षकों के ऊपर गाज गिरेगी। एक चीज़। दूसरी तरफ आप जाइए
तो दूसरी तरफ जो है, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से जो उसके ऊपर दलित ओबीसी का विरोधी तमगा लगता था, अब बीजेपी इसमें कोई और सुप्रीम कोर्ट जाके वो और अपने आरोपों को और ज़्यादा अपने ऊपर नहीं मान लेना चाहती। इसीलिए बीजेपी ने या योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के तय किया है कि हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। लेकिन अभी सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट नहीं कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन फैसला आते ही जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए कि ये ओबीसी की जीत है, ये मतलब अपनी ही सरकार। पटेल इस मामले में पहले से एग्रेसिव थी। उसके अलावा आप देखिए ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सब कोई एक्टिव हो गए और ये कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए बैकफुट पे जाना और मगर। लेकिन समस्या यही है कि जो इससे इफेक्ट हो रहा है, अब जो खासतौर से नई सूची जारी होती है, जो इससे इफेक्ट होगा वो बीजेपी का हार्ड कोर वोट बैंक है। पहली बात तो वो इफेक्ट होने जा रहा है। अब सरकार का कहना है कि हम इसको समायोजित करेंगे। अरे आप समायोजित कैसे करेंगे? 69,000 को आप जो है 78,000 या 80,000 वैकेंसी नहीं कर देंगे ना। जो भर्ती जितनी है उतनी ही तो भर्ती रहेगी। आप 9,000 कहां से किस तरह से भर्ती करेंगे? एक चीज। दूसरी चीज मुझे लगता है कि अब देखिए, एक तरफ अगर सरकार नई सूची जारी करती है, जो इसके इफेक्ट में आ रहे हैं, मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बच्चे जो इससे प्रभावित होंगे, जिनकी नौकरियों पर खतरा बढ़ेगा, मुझे लगता है वो जाएंगे और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब इस सरकार के लिए ये होगा कि एक तरफ देखिए, हमने हमारा फर्ज था, हमने तो जो है अपनी जारी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ तो मामला अभी कानूनी पेच में फंसना ही फंसना है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आरक्षण का मामला लगातार जिस तरह से हो रहा है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से उसके केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को नुकसान, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ था आरक्षण का। सबसे बड़ा नैरेटिव जो सेट किया था वो यही सेट किया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, 400 सीटें इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं, इस तरह की बात। और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात पनप भी गई और उसका वोटिंग पैटर्न पर असर नजर भी आया। और उसके बाद से बीजेपी लगातार काउंटर करने का प्रयास कर रही है, मगर जो फैसले हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो लगातार उसको उलझाती ही जा रही है। उससे वो मामला सुलझ नहीं रहा है। कभी केशव प्रसाद मौर्य जो है बयान दे के परेशानी पैदा कर देते हैं, कभी सहयोगी दल कर देते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि ठाकुर समुदाय से हैं, वो सवर्ण समुदाय से हैं। तो ऐसे में अपोजिशन को भी बीजेपी पे जो है आरक्षण विरोधी का टैग करना या नैरेटिव गढ़ना बहुत आसान हो जाता है। एक चीज। दूसरी तरफ यह है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, देखिए बीजेपी कैसे इसमें और फंस गई है। ये फैसला जो खासतौर से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका मानना है कि अगर नई सूची जारी होती है तो ये कोई सरकार ने नहीं किया, सरकार अपनी स्वेच्छा से नहीं किया, ये तो उनके आंदोलन का असर है और उनके संघर्ष का असर है कि ये तो हाईकोर्ट का आदेश है। एक चीज। और जो ओबीसी है उसका भी विश्वास नहीं, तो सरकार के लिए मुश्किल है कि अगर वो नई सूची जारी कर दे रही है, जारी करने के बाद जिनको समायोजित करेगी, जो लोग उसमें उसका फायदा होगा, दलित ओबीसी जो आरक्षण से वंचित रह गए थे, उनको लग रहा है कि उनके आरक्षण को डाका डाला गया था, उनको लाभ मिलेगा। वो भी ये मानने को तैयार नहीं कि योगी सरकार ने उनको कोई प्रोत्साहन दिया। ये तो वो मानना है कि हाई कोर्ट से आदेश है, ये तो मेरी कोई सरकार ने स्वेच्छा से नहीं किया बल्कि हाई कोर्ट के फैसले से किया। एक चीज। दूसरी तरफ जो प्रभावित हो रहा वो ये होगा कि वो जो उसका वोट बैंक है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, उसको लगेगा कि हमारी जो है दलित ओबीसी को के लिए आज जो है उनको उन नौकरियों से वंचित कर दिया गया। तो बीजेपी के लिए दोनों तरह के, और खासतौर से ये फैसला तब आया है जब उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां गर्म हैं। तो इसका जो सीधा इफेक्ट है वो मुझे लगता है बाईपोल पे पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा जो विधानसभा सीटों पे चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभावित करेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार का जो फिलहाल स्टैंड है वो कहीं से भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि सभी वर्ग कैसे संतुष्ट हो जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ना उसका जो कोर वोट बैंक है वो नाराज हो, या जो नया वोट बैंक तैयार हुआ है उसके लिए ओबीसी समाज वो नाराज हो। तो कुल मिलाकर इस तरह के फैसले के बीच का रास्ता आपने जो कहा कि दरअसल लोकसभा चुनाव में जो कहा नहीं जाता कि दूध का जला माठा भी फूंक के पीता है, कहावत है। तो बीजेपी के साथ वही स्थिति है कि बीजेपी अब जो है इस मामले में और ज्यादा अपने आप को नहीं फंसाना चाहती। देखिए ये मामला बुल्ली चल ही रहा था और इसी बीच लेटर एंट्री वाला पूरा मसला आ गया। उसको लेकर भी सरकार ने आज पूरा मतलब वापस ले लिया पूरा फैसला और यूपीएससी को लिखा है, प्रधानमंत्री की तरफ से दरखास्त की गई है। उसके संज्ञान में भी आरक्षण है। देखिए आज सरकार ने यही कहा ना कि जो इस तरह की भर्तियां होती थी जो खासतौर से उनमें भी एससी एसटी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। यानी कि सरकार किस तरह से लगातार आरक्षण के मामले पे उलझती जा रही और उस उलझने के चक्कर में लगातार फैसला करती जा रही है। अगर आपको यही प्रावधान रखना था तो फिर यूपीएससी के थ्रू आरक्षण के जरिए तो भर्तियां हो ही रही थी, तो अब क्यों जरूरत पड़ गई? लेकिन जरूरत ये पड़ी क्योंकि बीजेपी के खिलाफ
खिलाफ जिस तरह का माहौल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खड़ा कर रहे थे, मायावती सबसे पहले इस मुद्दे को मायावती ने उठाया, फिर ये कहूंगा मायावती ने जिस तरह उठाया उसके बाद राहुल गांधी ने इसको वो किया, और दोनों अखिलेश यादव ने, और जिस तरह से ये भर्तियां शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि ये सरकार कैसे दलित और ओबीसी के आरक्षण को वंचित कर रही है, उसके जरिए कैसे बैकडोर से एंट्री कर रही है, और ये यूपीएससी वाले पोस्टों के जरिए, मतलब एक तरह से ब्यूरोक्रेसी वाले वो है। तो ये बहुत बड़ा जो है बीजेपी के लिए, इसीलिए, और जो खासतौर से लोकसभा चुनाव में भी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे वही चीज यहां स्टेब्लिश फिर हो रही थी कि संविधान के नैरेटिव को, आरक्षण को जो है एक तरह से आरक्षण को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है और दलित ओबीसी की भागीदारी को खत्म किया जा रहा है। इस तरह के जो नैरेटिव है उसके वजह से ही बीजेपी ने इस फैसले को पलटा है। मोदी सरकार ने भी इस फैसले को फिलहाल के लिए उसका बीच का रास्ता यूपीएससी को बोल दिया गया है कि लेटरल एंट्री जो 45 पदों पर भर्तियां डायरेक्ट होनी थी, और मुझे लगता है कि रोक लगा दिया, उसका विज्ञापन रोक दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह से कल भारत बंद है और जिस तरह से मायावती ने समर्थन किया है उसका प्रभाव मुझे उत्तर प्रदेश में दिखेगा। ऐसे में ये मामला एक और बड़ा था, तो सरकार नहीं चाहती थी कि कल इस तरह की भी बातें जिक्र हों, दलित समुदाय के बीच में और कोई मैसेज जाए। तो मुझे लगता है इन सारी कारणों को देखते हुए सरकार ने अपने 2 कदम पीछे खींच लिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सरकार आज की तारीख में बिल्कुल नहीं चाहती कि जो मैसेज लोकसभा चुनाव के दरमियान गया कि सरकार, मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है या संविधान विरोधी है, और इस तरह की जो नैरेटिव बना, वो कोई भी ऐसा फैसला हो, कोई भी ऐसा फैसला ज़मीन पर लागू हो जिससे इस छवि को और डेंट लगे और दिक्कत आए, इसलिए ये जो फैसला लेटरल एंट्री वाला है उसको भी वापस लिया गया है। और यूपी सरकार 69,000 की जो भर्ती है उस मसले पर भी पूरी तरीके से बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। और जो SC ST में जो कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है उस पर भी मोदी सरकार का स्टैंड साफ है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जरा भी जोखिम नहीं लेना चाहती इस पूरे मसले पर। ये पूरी बातचीत हमने जो की आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी जो भी अपडेट्स, ऐसे राजनीतिक अपडेट्स आते रहेंगे आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।